हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे। मैंने भी डिस्कस किया था हीटिंग से रिलेटेड। हीटिंग में बात हुआ था, जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एक हमारा टॉपिक था, और वेल्डिंग की भी बात करेंगे। और इस पे हम लोग बेसिस पे थोड़ा थ्योरी सेक्शन देखे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बी एस पी एस सी एल, आर आर बी, जेई एंड जेई लेवल जितने भी एग्जामिनेशन हैं उस पर। और जिस हिसाब से हमने बात किया था, पूरे हमने उसके टेम्परेचर रेंज प्लस बहुत सारे चीज़ें हैं उसके अंदर, उसके एग्जाम्पल, उसके एप्लीकेशंस पे हमने बातें की थी। जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं, वो जाके हमारे वेल्डिंग के टॉपिक, हीटिंग एंड वेल्डिंग के टॉपिक देख सकते हैं। वेल्डिंग अभी आया नहीं है, वो भी आएगा अभी थोड़े दिन में। और ट्रांसफर के देख सकते हैं, मैग्नेटिक मेटल के भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसके एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, और इसको बहुत ही ध्यान से देखें। और एमसीक्यू बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने इसमें डाला है, जो बहुत रिपीट होते हैं, और बहुत ही केयरफुली देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार रहा: डैश हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बहुत जल्दी, जो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है? करंट, कॉपर हमारा ऐसे ही बहुत ज़्यादा, इसमें जितना भी चीज़ है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास और स्टील, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी यही है, तब कॉपर ही होगा हमारा। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड्स हैज़ मैक्सिमम पावर फैक्टर। ठीक है, हमने इससे बात किया था हीटिंग में, आर्क हीटिंग, डायलेक्ट्रिक एंड इंडक्शन हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है, उसमें बेसिकली कंप्लीट रेजिस्टेंस होगा, तो मेनली डेफिनेटली इसमें जो पावर फैक्टर होता है मैक्सिमम होता ही है। रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं, इसमें कोई इंडक्टेंस वगैरह नहीं आता है, तो लैगिंग वैगिंग की बात हम लोग ज़्यादा कोई करता नहीं है। तो सीधा इसका समझ लीजिए कि मैक्सिमम ज़्यादा फैक्टर होगा, मैक्सिमम पावर फैक्टर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और विच मेथड हैज़ लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हमारा आएगा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है, वो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर में आता है। क्यों होता है ये हमारा लीडिंग? क्योंकि ये कब कैपेसिटिव, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटिव हीटिंग हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटिव हीटिंग जो डाइलेक्ट्रिक जो हमारा होता है, एज ए चार्ज स्टोरिंग, जो चार्ज स्टोरेज टाइप का हमारा काम, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज का काम करता है। तो डेफिनेटली ये एज ए कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं हमारा हीटिंग में। तो डाइलेक्ट्रिक, एज ए डाइलेक्ट्रिक तो ये लीडिंग पावर फैक्टर होगा डेफिनेटली, कैपेसिटर के एप्लीकेशन के कारण और ये चार्ज स्टोरेज के कैपेबिलिटी के कारण। डैश इज यूज्ड फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। जैसे हमने बात किया था पिछले वीडियोस में, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है, उसमें हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, किसको हीट करने के लिए? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे वुड, सेरेमिक, प्लास्टिक, और प्री हीटिंग ऑफ प्लास्टिक, ग्लूइंग ऑफ वुड, ब्रेकिंग ऑफ फाउंड्री कोड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इसमें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ हीटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग है, कोई डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इसमें कोई फ्रीक्वेंसी का कोई एप्लीकेशन होगा नहीं। तो ये डायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग, तो फ्रीक्वेंसी का कोई सा रोल नहीं रहता है इसके हीटिंग में, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कुछ हो जाएगा। व्हेन ए बॉडी रिफ्लेक्ट्स इंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट इज नोन एज। जब भी कोई वाइट, जैसे वाइट बॉडी होता है, वाइट बॉडी में कोई भी अगर चीज़, हमारा रेज या कुछ भी किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है, सभी किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कोई जैसे मान लो कोई भी वाइट बॉडी, वाइट कलर का अगर हमारा कपड़ा भी पहने हुए हैं, तो जितने भी हमारे हमें ज़्यादा कम गर्मी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रे जो रेडिएशन से या रेज होती हैं, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। और वही हमारा ब्लैक कपड़ा वो पहने, ब्लैक सरफेस हमारा जो रहता है, वो जल्दी से जल्दी सभी अब्जॉर्ब कर जाता है रेस को, और वो गर्म हो जाता है जल्दी। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो एब्जॉर्ब कर देता है एनर्जी को। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है रेस को, और ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ये वाइट बॉडी होगा जो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग फ्रेंड्स। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट, नहीं देखिए, जो हीट ट्रांसमिशन होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के लिए, तो जैसे करंट ट्रांसमिशन के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है। वैसे ही हीट ट्रांसमिशन के लिए हमें टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए दो बॉडीज़ के बीच में, जो कि डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं हो सकता है अगर हमको हीट को ट्रांसमिट करना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। हीट इज ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली बाय कंडीशन, कंडक्ट, ये कंडीशन नहीं होगा, ये कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, वो किसके कारण होता है? इनसाइड बॉयलर फर्नेस के कारण होता है। ठीक है, बॉयलर फर्नेसेस में क्या क्या प्रोसेस होता है? हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय द
कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मैक्सिमम बुक्स में कन्वेक्शन और रेडिएशन दिया जाता है, लेकिन बेसिकली तीनों ही डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द री एंट्री ऑफ सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स एट वेरी हाई स्पीड इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर इज, जब कभी भी बड़े बड़े जो सैटेलाइट जो हमारे जैसे इसरो जैसी बड़ी कंपनी जो लॉन्च करती है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में वापस जब आती है तो उनमें हीट ट्रांसफर होता है बहुत ही हाई स्पीड में, ठीक है। हीट ट्रांसफर डेफिनेटली होगा ही कि बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही है और अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह जा रही है। तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, उस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या करती है कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एब्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी कभी एग्जाम में आता है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द री एंट्री ऑफ सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स एट वेरी हाई स्पीड्स इनटू अर्थ इज कॉल्ड एब्लेशन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। Which of the following has the highest value of thermal conductivity? तो थर्मल कंडक्टिविटी से जैसे हमारा रह गया वाटर, स्टीम, सॉलिड, आइस, मेटल है, तो हमारा सिंपल ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी तुरंत जो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो होता है हमारा सॉलिड आइस में। सॉलिड आइस कंडक्टिविटी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, हम लोग कंडक्टेंस को रिलेट करते हैं 1/r रेजिस्टेंस से। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जैसे हम लोग इंडक्शन से ही समझ में आ रहा है कि कुछ इंड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो कि इनडायरेक्ट हीटिंग होता है, इंड्यूस होता है या करंट हमारा इंड्यूस करते हैं ताकि हीटिंग एलिमेंट से फ्लो जो हमारा जिसको हमको हीट करना है, जो या तो कोई रेजिस्टिव एलिमेंट या तो उसमें इंड्यूस करवाता है करंट को ताकि सब्जेक्ट एलिमेंट में, ताकि उसमें हीट लॉस हो सके और वो जिस सब्सटेंस को हम लोग हीट करना चाहते हैं वो हीट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल वाज सूटेबल फॉर लो टेम्परेचर। ये आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही आउट ऑफ द टॉपिक है और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इस टाइप के कॉपी और टॉपिक आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये डाई एटोमेशियस अर्थ जो होगी, कभी हमारे सिलेबस रहा नहीं, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। लो टेम्परेचर एप्लीकेशन का डाई एटोमियस अर्थ एक बार क्वेश्चन आया हुआ था तो मैं इसे ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, टेम्परेचर इनसाइड ए फर्नेस इज यूजली मेजर बाय। जो भी टेम्परेचर जो होता है फर्नेस होता है उसमें कौन सा टेम्परेचर, बेसिकली पैरामीटर जो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल पैरामीटर जो होता है हमेशा यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग फर्नेस या बॉयलर वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, मटेरियल ऑफ द हीटिंग एलिमेंट फॉर द हीटिंग एलिमेंट फॉर ए फर्नेस शुड बी, मतलब डेफिनेटली कोई भी हीटिंग मटेरियल जो होता है, हीटिंग मटेरियल में उसमें क्या क्या चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसका हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए पहला, दूसरा लॉ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लॉ स्पेसिफिक लॉ स्पेसिफिक नहीं, लॉ टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, लॉ टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। लॉ टेम्परेचर कोफिशिएंट इसलिए क्योंकि उसका टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस कभी वैरी नहीं करना चाहिए और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे, by which of the following methods the temperature inside the arc can be varied। जो आर्क फर्नेस जो होता है, ये नेस नहीं है, ये फर्नेस होता है, सॉरी, फर्नेस वैरिड। टेम्परेचर इनसाइड द आर्क फर्नेस के कारण वैरी कर सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे हीटिंग एलिमेंट्स उसमें यूज़ करते हैं, उसको कुछ डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कंट्रोलर स्विचेस होता है उसमें, स्ट्रिप्स होते हैं रेजिस्टेंस के, उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, उससे हमारा टेम्परेचर वैरी कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोग घटा रही है बढ़ा रहे हैं तो ऑपरेटिंग वोल्टेज, डेफिनेटली वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो बहुत इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे। हमारे ओम्स लॉ भी हमारा इसे ही कहता है, बाई वैरिंग द करंट, डेफिनेटली करंट वैरी करेगा तो बहुत सारे लॉसेस कम होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ये तीनों तीनों एप्लीकेबल हो सकती हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाई एनी ऑफ दी अब, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इन इंडक्शन हीटिंग इन डैश इज abnormally हाई, इसमें क्या होता है, हाई क्या होगा, हमारा करंट तो नहीं हो सकता है, इंडक्शन हीटिंग में इंड्यूस होता है, तो मेनली फ्रीक्वेंसी हमारा रोल प्ले करता है, तो हमारा इसमें होता है फ्रीक्वेंसी हमारा इज abnormally हाई। By which of the following the high frequency power supply for induction furnace can be obtained। जो भी हमारा जो रीडिंग होता है उसमें हम लोग डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट की बात हम लोग की जो होता है, डीसी में मेनली हम लोग मीटर जनरेटर सेट यूज़ करते हैं और एसी में हमारा मल्टीफेस ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूज़ करते हैं, मल्टी सिंगल या मल्टी ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई को ऑप्टेन करने के लिए हम लोग मेनली मोटर जनरेटर सेट का कॉम्बिनेशन हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, क्योंकि
एन एस इज इक्वल टू 120 F/P, तो स्पीड बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हमारा रिलेट करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं, रिलेट करते हैं और हमारा मोटर जनरेटर सेट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन फर्नेस आर एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग, हीट ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलेटर्स, मेल्टिंग एल्यूमिनियम। तो मैं इसलिए जो हम लोग इंडक्शन होता है वो इंडक्शन फर्नेस वगैरह में यूज़ करते हैं, एडी करंट हीटर में यूज़ करते हैं, और ओवन वगैरह इंडक्शन ही ओवन में भी यूज़ करते हैं, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स में भी यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं मेनली इंडक्शन फर्नेस, जो मेन पर्टिकुलर इंडक्शन में इंडक्शन की बात किया था, केवल इंडक्शन हीटिंग की बात किया था। जो इंडक्शन फर्नेस जो होता है उसको बेसिकली तुम्हारा कास्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कास्ट करना है किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ों को शेप में लाना है, कास्टिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन इलेक्ट्रिकल होम रूम हीटर, वैसे ही पहले भी हमने बात किया था कि जो भी रूम हीटर होता है उसमें उसमें क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस सेटिंग हमारा फ्लो करता है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हम लोग सब्सटेंस को जैसे हीट करना है उसमें हमको ट्रांसफ़र करता है हीट। जैसे मान लीजिए इमर्शन रॉड हो गया, इमर्शन रॉड में हमारा करंट फ्लो करता है, हीट होता है, ओमलॉमिक लॉसेस होता है, और वो अपना हीट को ट्रांसफ़र कर देता है पानी में, जो हमारा गर्म हो जाता है, तो उसको रेजिस्टेंस हीटिंग में अंडर आता ही है, जो हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं अपने पूरा पूरा प्रीवियस लेक्चर में। इन ए केक बेकिंग ओवन द टेम्परेचर इज कंट्रोल बाय, टेम्परेचर जो होता है केक बेकिंग ओवन में जो होता है, ये कम्प्लीटली ओवन जो केक बेकिंग जो हमारा ओवन होता है या हीटर हीटर ओवन जो होता है वो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस से बेस्ड होता है। तो रेजिस्टेंस से बेस्ड होता है तो बेसिकली जरूरी होगा कि रेजिस्टेंस में की को इसका रोल आता होगा, रेजिस्टेंस का रोल आएगा, तो डेफिनेटली इसमें सीरीज पैरेलल ऑपरेशन हम लोग यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस का, ताकि हम लोग टेम्परेचर को वैरी कर सकें। सो फ्रेंड्स, आप ये हमारा आज का 20 क्वेश्चंस लगभग हमारा कंप्लीट हुआ हीटिंग का। अभी नेक्स्ट पार्ट में भी 20 क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि थ्योरी हमने डिस्कस किया था। तो अभी भी जिन बच्चों ने अभी हमारा वीडियोस नहीं देखा है हीटिंग का, और भी बहुत सारे टॉपिक का हमने बनाया है, तो पहले उन वीडियोस को भी देख लें, और हीटिंग का तो पहले देख लें इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं से उठाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, BHPSL, JEE, RRB, JEE एंड ऑल द डिफरेंट एग्जामिनेशंस दैट आर अंडरगोइंग इन इंडिया। ओके, तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, और स्टडी करते रहिए और वेट करिए हमारे नेक्स्ट पार्ट का। थैंक यू।